नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एल&टी एजुकेशन में। आज हम राजस्थान लोकायुक्त पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था राजस्थान सूचना आयोग। अभी तक हम 3 आयोग पढ़ चुके हैं। पहले पढ़ा था राजस्थान लोक सेवा आयोग और उसके बाद देखा था हमने राजस्थान मानवाधिकार आयोग और कल देखा था राजस्थान सूचना आयोग। आज हम राजस्थान लोकायुक्त पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलते आगे। सेशन को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम जो आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं मटेरियल कंटेंट, ये 100% ऑथेंटिक सोर्स से लिया जा रहा है और आगामी भर्ती परीक्षाओं में, चाहे आरपीएससी के एग्जाम के लिए हो या अधीनस्थ बोर्ड के लिए हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? तो आइए अपने टॉपिक की ओर। राजस्थान लोकायुक्त की पृष्ठभूमि, कि भाई लोकायुक्त का पद अस्तित्व में आया कैसे, लोकायुक्त के जो पद है उसके बारे में अधिनियम बनाए गए, इसकी शुरुआत एक्चुअल में हुई कहाँ से थी, ठीक है? तो उसको अपन जानेंगे। विश्व के अधिकांश देशों में लोकायुक्त संस्थान को क्या कहा जाता है? ओम्बुड्समैन कहा जाता है ना? ये नाम याद रखना, यहाँ से प्रश्न पहले आ चुका है, ठीक है? ओम्बुड्समैन याद रखना, ये किसको कहा जाता है? लोकायुक्त को, ठीक है? लोकपाल या लोकायुक्त को क्या कहा जाता है? ओम्बुड्समैन कहा जाता है। ये याद रखना, ओम्बुड्समैन कहा जाता है, ठीक है? किसको कहा जाता है? लोकायुक्त को कहा जाता है। कहाँ पे? विश्व के कुछ देशों में। भारत में क्या कहा जाता है? लोकपाल या लोकायुक्त। अच्छा, भारत में लोकपाल क्यों कहते हैं? भारत में लोकपाल क्यों कहते हैं? ये जो शब्द है, ये संस्कृत के शब्द से बना है। संस्कृत के शब्द से बना है, जिसमें लोक का अर्थ क्या होता है? लोग, और पाल का अर्थ होता है संरक्षक। क्या होता है? संरक्षक, ठीक है? लोगों का संरक्षक कौन होता है? लोकपाल होता है, ठीक है? तो भारत में ये संस्कृत के शब्द से निकला है। विश्व में इसको, विश्व की बात करें तो ये स्वीडिश शब्द से निकला है। स्वीडिश शब्द है क्या? ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन एक कौन सा शब्द है? स्वीडिश शब्द है ना, इसको याद रखना। इसे लोकपाल या लोकायुक्त नाम विख्यात कानूनविद डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने दिया। भाई लोकपाल की बात करें या फिर लोकायुक्त, तो भारत में लोकपाल नाम किसने दिया? एल.एम. सिंघवी ने नाम दिया। कब? 1963 में। ये याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? एल.एम. सिंघवी को याद रखना, इन्होंने लोकपाल को नाम दिया था, लोकपाल नाम दिया था ओम्बुड्समैन को भारत में। कब दिया था? 1963 में। क्या नाम दिया था? लोकपाल। इसको याद रखना। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक का अर्थ होता है लोगों और पाल का अर्थ होता है संरक्षक से बना है। आगे देखिए, सर्वप्रथम लोकपाल की अवधारणा स्वीडन में आई थी। कब? 1713 में। 1713 में वहां के राजा ने एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की थी, ठीक है? तो ये अवधारणा आई थी 1713 में। कहाँ पे आई थी? स्वीडन में आई थी, है ना? याद रखना। 1809 में स्वीडन के संविधान में ओम्बुड्समैन फॉर जस्टिस के रूप में इस संस्था की व्यवस्था की गई। भाई 1713 में पहली बार ये संस्था अस्तित्व में आई, इस व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी, है ना? और उसके बाद 1809 में संविधान में ऐड कर दिया गया। स्वीडन के संविधान में 1809 में ऐड किया गया था, ठीक है? याद रखना, 1809 में ऐड किया गया था, ये याद रखना। स्वीडन के संविधान में कब रखा गया था? 1809 में, ठीक है? और अवधारणा कब आती है? अवधारणा आती है आपकी 1713 में, ठीक है? ये याद रखना, दोनों चीजें याद रखना कि जो ओम्बुड्समैन है वो स्वीडिश शब्द है, ठीक है? लोकपाल संस्कृत का शब्द है, जबकि स्वीडन में पहली बार इस पद की शुरुआत होती है ना? इसको याद रखना। अब बात आती है राजस्थान के लिए। तो राजस्थान में अभी तो भारत में सर्वप्रथम 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति ने प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें ओम्बुड्समैन जैसी संस्था के गठन की सिफारिश की थी। 1963 में जो हरिश्चंद्र माथुर है, उनकी अध्यक्षता में राजस्थान के प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति थी, उसने रिपोर्ट दी थी। उसमें कहा था कि ओम्बुड्समैन जैसी समिति भारत में होनी चाहिए, ठीक है? तो याद रखना, पहली बार तो 1963 में एल.एम. सिंघवी इसको लोकपाल नाम देते हैं। उसके बाद राजस्थान में 1963 में ऐसी कल्पना की कि ओम्बुड्समैन जैसी समिति या जैसे किसी पद की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है? ये याद रखना। स्वीडिश शब्द है ना? स्वीडिश से आया था। ओम्बुड्समैन किसको कहते हैं? लोकपाल या लोकायुक्त को कहते हैं ना? याद रखना इसको। चलते आगे। 1966 को 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, भाई प्रथम एआरसी, फर्स्ट एआरसी कब बना था? 1966 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोरारजी देसाई ने।
अब ये जो आयोग बना था, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेज रिपोर्ट में केंद्र में लोकपाल और राज्य के लिए, सॉरी ये केंद्र के लिए ही था, है ना, राज्य के लिए नहीं था, लोकपाल और लोकायुक्त सांविधिक संस्था के गठन की बात कही गई। ठीक है, याद रखना 1966 में 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार, ठीक है, एआरसी फर्स्ट का गठन किया गया था। और इसने किसके लिए, केंद्र के स्तर के लिए, इसने केंद्र के लिए लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की थी। ठीक है, याद रखना, केंद्र के लिए सिफारिश की थी, ठीक है, ना कि राज्य के लिए। प्रश्न आ सकता है कि जो एआरसी फर्स्ट प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, तो उन्होंने केंद्र में लोकपाल या लोकायुक्त की सिफारिश की थी, राज्य में नहीं की थी, है ना, इसको याद रखना। उसके बाद 1971 में, अब भारत में पहली बार 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त के पद का गठन हुआ। सर्वप्रथम गठन कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में। सर्वप्रथम गठन हुआ था आपके महाराष्ट्र में, याद रखना, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले, 2-3 बार ये प्रश्न आ चुका है कि भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त की व्यवस्था किस राज्य में की गई। ठीक है, लोकायुक्त पद की व्यवस्था किस राज्य में की गई थी, 1971 में की गई थी। कहां पे की गई थी, महाराष्ट्र में। पहली बार आदेश, जो अध्यादेश आता है, पहली बार जो प्रस्ताव ऐसा आता है कि भाई लोकायुक्त की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा पहली बार प्रस्ताव तो लेके आता है उड़ीसा। कौन लेके आता है, उड़ीसा पहली बार प्रस्ताव लेके आता है, ये याद रखना। सर्वप्रथम प्रस्ताव कौन लेके आता है, ओडिशा लेके आता है। ठीक है, ये 2 प्रश्न हो गए आपके, याद रखना इसको। पहली बार प्रस्ताव लेके आ रहा है ओडिशा, है ना, और पहली बार लागू कर रहा है, पहली बार गठन कौन कर रहा है, महाराष्ट्र, 1971 में। ठीक है, इसको याद रखना। अगर राजस्थान की बात करें तो 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का निर्माण किया गया। कब, 1973 में निर्माण किया गया था राजस्थान में, जबकि पहली बार इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र में गठन हुआ था। ठीक है, लेकिन पहली बार प्रस्ताव कौन लेके आ रहा है, आपके ओडिशा प्रस्ताव लेके आ रहा है। ठीक है, ठीक है, याद रखना इसको कि पहली बार 1971 में बनता है, ठीक है, राजस्थान में 1973 में बनता है। चलते आगे, राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान। अब बात करते हैं राजस्थान की, ठीक है, क्योंकि अपन पढ़ रहे राजस्थान में लोकायुक्त कार्यालय। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश 1973 में पारित हुआ। कब पारित हुआ था, 1973 में। ये नाम याद रखना, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश 1973, याद रखना। ये यहाँ से प्रश्न आता है ना, याद रखना। आप ध्यान से सुनना, राजस्थान में प्रभावी कब होता है, 3 फरवरी 1973 को। ठीक है, और ये किस में आया था प्रश्न, पटवारी में आया था। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था राजस्थान सूचना आयोग, तो सूचना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, एमडी कौरानी था। ठीक है, वो प्रश्न पटवारी में आया था। ये प्रश्न है आपके, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश कब प्रभावी हुआ, 3 फरवरी को प्रभावी हुआ था। और ये प्रश्न भी आपके पटवारी एग्जाम में पूछा गया है, और पहले भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो याद रखना, प्रभावी होता है 3 फरवरी को। ठीक है, इसको याद रखना। 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होती है। ठीक है, पहले प्रभावी हो जाता है, स्वीकृति बाद में मिलती है राष्ट्रपति की, याद रखना इसको। कब प्रभावी हुआ था, 3 फरवरी 1973 को प्रभावी हुआ था। कौन सा अध्यादेश है, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश 1973। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश 1973 कब लागू होता है आपके, कब प्रभावी होता है आपके, तो याद रखना 3 फरवरी 1973 को प्रभावी होता है, इसको याद रखना। 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। कब, 26 मार्च 1973 को, याद रखना इसको। केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद द्वारा 2014 में पारित हुआ। यदि हम राजस्थान की बात करें, यदि केवल राजस्थान की बात करें, ठीक है,
तो राजस्थान के संदर्भ में क्या है पता है? अभी अपने डिस्कस किया था कि राजस्थान में 1963 में, कब की बात है? 1963 की बात है। राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, इन्होंने कहा था कि भारत में ओम्बुड्समैन जैसी समिति होनी चाहिए, ओम्बुड्समैन जैसा एक पद होना चाहिए, जैसी संस्था होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना। ये कब कहा था? 1963 में, ठीक है। उसके बाद 1973 को राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अध्यादेश आता है। कब आता है? 1973 को आता है, ठीक है, याद रखना, 1973 को आता है। अगली बात क्या देखी अपन ने कि इसको 3 फरवरी 1900 कब 73 को ये लागू हो गया था। कब लागू हो गया था? 3 फरवरी 1973 को ये लागू हो गया था, ठीक है, 3 फरवरी 1973 को लागू हो गया था और मार्च 1973 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, ठीक है। अपन अभी तक क्या क्या देखा है एक बार फिर देख लीजिए कि जो 1963 में राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की सिफारिश की थी, की बात कही थी कि ऐसी संस्था होनी चाहिए। उसके बाद राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अध्यादेश 1973 आता है, ठीक है, जो 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हो जाता है। कब से? 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हो जाता है। मार्च 1973 में राष्ट्रपति इसे अनुमति दे देता है, ठीक है, ये हमने देखा था। अब बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, तो भारत में 2013 में ऐसा अध्यादेश आता है संसद में। कब आता है? 2013 में आता है, ठीक है। 2014 में पहली बार लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, पहली बार लोकपाल की नियुक्ति की जाती है, माफ करना, पहली बार लोकपाल नियुक्त किया जाता है जनवरी 2014 में, ठीक है, ये याद रखना। जबकि राजस्थान में लोकायुक्त कब नियुक्त हो गया था? 1973 में, ठीक है, राजस्थान में लोकायुक्त 1973 में नियुक्त होता है, जबकि भारत में लोकपाल 2014 में, ठीक है। विधेयक संसद में आता है 2013 में, ठीक है, ये याद रखना। भारत में सर्वप्रथम विधेयक आता है ओडिशा में, ठीक है, लेकिन संस्था बनती है सर्वप्रथम महाराष्ट्र में। ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। राजस्थान 1973 में अध्यादेश लाता है, ठीक है, उसके बाद 3 फरवरी 1973 को इसको प्रभावी बना दिया जाता है, याद रखना इसको, यहां से प्रश्न आएगा ना। चलते आगे। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति अनुमति देता है केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। अधिनियम का नाम क्या है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, ठीक है। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति अनुमति देता है और 16 जनवरी 2014 को ये अध्यादेश, ये अधिनियम लागू हो जाता है, ठीक है, याद रखना 16 जनवरी 2014 याद रखना, यहां से प्रश्न आएगा। एक लाइन याद रखना, लोकायुक्त संस्थान एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, वैधानिक है क्योंकि विधान द्वारा, विधानमंडल कौन होता है? संसद या राज्य विधानमंडल, तो विधान द्वारा, कानून द्वारा, विधि द्वारा इसे लागू किया जाता है, इसलिए वैधानिक है, ठीक है, याद रखना कि 16 जनवरी 2014 को क्या लागू होता है, ठीक है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब लागू होता है? 16 जनवरी 2014 को लागू होता है, ठीक है, इसको याद रखना। अब चलते आगे। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है, ये लाइन याद रखना है, एक्चुअल में दोनों लाइनें आरपीएससी ने सेम टू सेम पूछ ली, जो लिखा है वैसे ही आरपीएससी ने स्टेटमेंट दिया था, गलती कुछ नहीं है, बस ऐसे पूछ लिया था कि ये कथन सही है या नहीं,
ठीक है। तो आरपीएससी कुछ भी डालती है तो लोगों को संदेह होता है कि कुछ गहरा राज तो नहीं छुपा इसमें। ठीक है, छुपा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है उन्हें इनमें गहरा राज दिखा, जो पढ़ के गए उन्हें तो मजा आ गया कि क्या बात है, लाइन टू लाइन लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस के प्रत्येक पार्ट को टच करना जरूरी है, चीजें डिटेल से देखना बहुत जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य है। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है, ठीक है, और इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है? संपूर्ण राजस्थान तक है, याद रखना इसको। यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और न ही इसके कार्य में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप है। ठीक है, ये लाइनों को ऐसे कैसे याद रखना कि राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और राज्य सरकार लोकायुक्त के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है, उसको याद रखना। दूसरा, संपूर्ण राजस्थान राज्य लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है, यह एक वैधानिक संस्थान है। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते, लोकायुक्त संस्थान राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त कार्यवाही नियम 1974 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रदत्त कार्यों का निष्पादन करता है। अभी जो लोकायुक्त संस्थान है ये कौन से कार्य करेगा? ठीक है, जैसे अपन ने कल पढ़ा था कि जो सूचना आयोग है, तो सूचना आयोग के न्यायिक कार्यों के निष्पादन के लिए 2007 में नियम बनाए गए। किसके लिए? सूचना आयोग के लिए, है ना। अपन ने कल देखा था कि सूचना आयोग के न्यायिक कार्यों के लिए 2007 में भी नियम बनाए गए। ठीक है, ये अपन ने कल देख लिया था। ठीक है, इसको याद रखना। 2007 में विनियम बनाए गए। ठीक है, किसके लिए? सूचना आयोग के न्यायिक कार्यों के लिए। तो ठीक वैसे ही लोकायुक्त कौन से कार्य करेगा? लोकायुक्त कौन से कार्य करेगा उसके निर्धारण के लिए 1974 में नियम बना दिए गए, है ना। एक्ट कब आता है आपके? अधिनियम कब आता है? 1973 में अधिनियम आता है। और 1974 में क्या होता है? इसके कार्यों के निष्पादन के लिए नियम बना दिए गए, इसको याद रखना। अच्छा, अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। राज्यपाल नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है, इसको याद रखना। राज्यपाल नियुक्ति करता है। लेकिन राज्यपाल नियुक्त किसे करेगा? राज्यपाल नियुक्त किसे करेगा? ठीक है, लोकायुक्त कौन बनेगा? तो कौन बनेगा लोकायुक्त? ठीक है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से प्लस, याद रखना, मुख्यमंत्री की सलाह और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। एक तो आपके हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, एक हो जाएगा विधानसभा का विपक्ष का नेता। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखना। कल जब अपन सूचना आयोग पढ़ रहे थे तो मुख्यमंत्री उस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, विपक्ष का नेता था और कौन था? एक मंत्रिमंडल का कोई सदस्य जो मुख्यमंत्री तय करेगा। ठीक है, वो तीनों मिलकर सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनेगा, ठीक है, उसकी सिफारिश करते थे और उसके बाद राज्यपाल नियुक्ति करता था। आज बात कर रहे हैं अपन लोकायुक्त की, तो लोकायुक्त के बारे में याद रखना कि विधानसभा का विपक्ष का नेता तो वही रहेगा, मुख्यमंत्री वही है, लेकिन एक नाम चेंज हो गया, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये नाम एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, बाकी सेम टू सेम सूचना आयोग की तरह नियुक्ति की जाती है। नियुक्त राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह से और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के विपक्ष के नेता के परामर्श के बाद नियुक्ति होती है। किसकी? राजस्थान लोकायुक्त की नियुक्ति होती है। ठीक है, याद रखना उसको। तो नियुक्त कौन करेगा? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, जो समिति होती है जिसमें मुख्यमंत्री
अध्यक्ष होता है और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। उसके बाद में कौन नियुक्त करता है? आपके राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, याद रखना। शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाएगा? शपथ आपके राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है शपथ? शपथ आपके राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, याद रखना, शपथ आपके राज्यपाल दिलाता है। हटाता कौन है? राज्यपाल हटाता है। ठीक है, रिपोर्ट किसे देते हैं? राज्यपाल को रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, त्याग पत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को त्याग पत्र देते हैं, है ना। और अपन ने भी देखा था नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। ये चीजें याद रखना। क्या क्या देखा हमने? लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह से, और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के विपक्ष के नेता के परामर्श के बाद नियुक्ति की जाती है राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की। अब ये समझने की बात है थोड़ा सा कि राज्यपाल त्याग पत्र देता है, लोकायुक्त राज्यपाल को, रिपोर्ट देता है राज्यपाल को। जो वार्षिक रिपोर्ट होती है किसे देता है? राज्यपाल को। ठीक है, आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देती है? राज्यपाल को रिपोर्ट देती है। और ये जो लोकायुक्त संस्थान है वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राज्यपाल को रिपोर्ट देता है। त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल को संबोधित कर। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है। ठीक है, और हटाएगा कौन? राज्यपाल पद से हटाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। ठीक है, चलते आगे। तो नियुक्ति कौन कर रहा था? राज्यपाल नियुक्ति कर रहा था। कौन नियुक्ति कर रहा था? राज्यपाल नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, एक समिति होती है, उसमें कौन कौन होता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता। उप लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए लोकायुक्त का परामर्श भी लिया जाता है। भाई यदि किसी व्यक्ति को उप लोकायुक्त नियुक्त किया जाता है तो नियुक्त तो राज्यपाल करता है, लेकिन सिफारिश सलाह किससे लेगा? लोकायुक्त से सलाह लेगा, है ना, याद रखना। लोकायुक्त को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल शपथ दिलाता है। ठीक है, याद रखना इसको। चलते आगे। लोकायुक्त के लिए योग्यता, भाई क्या योग्यता होनी चाहिए? ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको बिना पढ़े पता होती है कि लाभ का पद धारण नहीं करेगा, राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होगा, खुद का कोई व्यवसाय नहीं करेगा, उच्च न्यायालय का से। ठीक है, एक और देख लो एक बार पहले कि लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त संस्थान व्यक्ति जो सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, या तो विधायक नहीं होना चाहिए, या सांसद नहीं होना चाहिए, या फिर संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है या विधानमंडल का सदस्य है तो वह लोकायुक्त या उप लोकायुक्त नहीं बन सकता। ठीक है, याद रखना उसको। तो लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त बनने के लिए संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना उसको। लाभ का पद धारण नहीं करता हो, राजनीतिक दल से जुड़ा हो, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आपका सैड लिख दिया यहाँ पे, जुदाई वाला जुदा। किसी व्यवसाय का संचालन नहीं करता हो, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, याद रखना। कौन बनेगा लोकायुक्त? कौन बन सकता है? जो है तो हाईकोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश हो, या तो वह हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो। ये बात याद रखना। ठीक है, ये अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन जो लोकायुक्त की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उससे मैंने देखा है तो वहां पे लिखा हुआ था कि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। या तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश होगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, माफ करना, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। वापस देख लीजिए, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई व्यक्ति न्यायाधीश होगा, तो वो व्यक्ति क्या बन सकता है? लोकायुक्त के लिए योग्य होगा। ठीक है, वापस देख लीजिए इसको कि हाईकोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश होगा या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा या हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। इस वाले पॉइंट को थोड़ी गहनता से देखिए। ठीक है, तो योग्यता क्या क्या है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, खुद का कोई व्यवसाय ना हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना उसको। अच्छा, कार्यकाल कितना होता है? 5 65 इसका कार्यकाल होता है।
कार्यकाल कितना होता है? 5 65 इसका कार्यकाल होता है, याद रखना, 5 वर्ष, याद रखना इसको। कल अपने सूचना आयोग देखा था, तो सूचना आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 3 65 होता है। कितना होता है? 3 65 होता है। आरपीएससी का कितना होता है? 6 62 होता है। कितना होता है? 6 62 कार्यकाल होता है आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का। मानवाधिकार आयोग का कितना होता है? 370 होता है। मानवाधिकार आयोग का कितना होता है? 370 होता है। और 365 किसका होता है? सूचना आयोग का। 6 62 आरपीएससी का, ठीक है। और लोक आयुक्त का 5 65। लोक आयुक्त का कितना होता है? 5 65 होता है, ठीक है, याद रखना इसको। त्याग पत्र राज्यपाल को देता है, ठीक है, शपथ राज्यपाल दिलाता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है, हटाता कौन है? राज्यपाल हटाता है, ठीक है, इसको देख लेना। चलते आगे। हटाया राज्यपाल के द्वारा जाता है। हटाने का आधार क्या है? कदाचार और असमर्थता। कदाचार और असमर्थता के आधार पर, ठीक है, कौन हटाता है? राज्यपाल हटाता है। लोकायुक्त को हटाने के लिए जांच होती है। जांच होगी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसको समझना थोड़ा सा। यदि लोकायुक्त की बात हो, यदि लोकायुक्त की बात हो, ठीक है, तो जांच कौन करेगा? लोकायुक्त की यदि बात आती है तो जांच करता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये किसके बारे में है? यदि लोकायुक्त को हटाने के लिए जांच की जाती है, ठीक है, तो जांच की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, इसको याद रखना। एक तो यदि बात आती है उप लोकायुक्त की, यदि उप लोकायुक्त को हटाने के लिए जांच की जाए तो इसमें या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जांच करेगा, या हाई कोर्ट का न्यायाधीश जांच करेगा। ये याद रखना, ठीक है। अभी जांच हो जाती है और जांच होने के बाद मामला कहाँ पहुंचता है आपके? जांच होने के बाद ये प्रस्ताव, ये जो मामला है, ये जो परिवाद है, कहाँ पहुंचता है? विधानमंडल में। कहाँ पहुंचता है? विधानमंडल में, ठीक है। अब विधानमंडल क्या करेगा? विधानमंडल ये करेगा कि जो कुल संख्या है, कुल संख्या है, कुल संख्या का बहुमत और जो उपस्थित है, ये जो मत देते हैं, मत देने वाले हैं, मत देने वाले या तो उपस्थित या मत देने वालों का 2/3, ठीक है, कितना? 2/3। अब समझना इसको। मैं बात कर रहा हूं लोकपाल, सॉरी, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को कैसे हटाया जाएगा। अच्छा, हटाता कौन है? हटाता कौन है? आपके राज्यपाल हटाता है। लेकिन राज्यपाल ऐसे डायरेक्ट किसी व्यक्ति को हटा थोड़ी सकता है। अक्षमता और कदाचार के आधार पर राज्यपाल हटाता है, लेकिन हटाने से पहले जांच होती है। अब यदि जांच लोकायुक्त को हटाने के लिए हो, तो यदि लोकायुक्त को हटाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जांच करेगा। यदि जांच उप लोकायुक्त को हटाने की हो, यदि जांच उप लोकायुक्त को हटाने की हो तो जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उप लोकायुक्त के विषय पर जांच नहीं करता, ठीक है, याद रखना इस चीज को। उसके बाद में जांच हो गई भाई, ठीक है, कि हाँ भाई कदाचार के आधार पर ये दोषी पाया जाता है, तो उसके बाद मामला आता है आपके विधानमंडल में, है ना। और उसके बाद विधानमंडल क्या करेगा? जो कुल संख्या है उसका बहुमत या उपस्थित तथा मत देने वालों का
2/3 बहुमत से ये हटाने का प्रस्ताव पारित करता है। ठीक है, हटाने का प्रस्ताव पारित करता है, हटाने का संकल्प पारित करता है, प्रस्ताव या संकल्प पारित करता है, पारित करता है। और जैसे ही ये प्रस्ताव या संकल्प पारित होता है, इन्हें राज्यपाल पद से हटा देता है। ये राज्यपाल जो है पद से हटा देता है, इसको याद रखना। ठीक है, राज्यपाल पद से हटा देता है। उप देख लिया अपन ने, ठीक है, उपलोकायुक्त वाला देख लिया। उसके बाद जांच रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी जाती है और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। विधानमंडल सदन की कुल संख्या का बहुमत, सदन की कुल संख्या का बहुमत या उपस्थित और मत देने वालों की संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत, कितना, कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होता है और उसके बाद राज्यपाल पद से हटा देता है। यही बात है इसमें, है ना। चलते आगे। उसके बाद वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट किसे देता है, तो राज्यपाल को सौंपता है। अपन ने देख लिया, हटाएगा कौन, राज्यपाल। रिपोर्ट राज्यपाल, नियुक्ति राज्यपाल, शपथ राज्यपाल, सारे काम में राज्यपाल आता है, याद रखना इसको। पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते। लोकायुक्त लोकपाल जो है पुनर्नियुक्त नहीं होते। लोकायुक्त या उपलोकायुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, याद रखना। कार्यकाल कितना था, 5/65 था, है ना, याद रखना। लोकायुक्त संस्था में सुधार के लिए कुछ समितियां गठित की गई है, याद रखना। ये प्रश्न आ चुका है यहां से और आगे भी पूछा जाएगा, याद रखना इसको, कि हरिशंकर भांबड़ा समिति, बी.डी. कल्ला समिति और नरपतमल लोढ़ा समिति। ये तो काफी बार पूछ लिया, ठीक है, लेकिन ये दो नाम और याद रखना। हरिशंकर भांबड़ा समिति है, बी.डी. कल्ला समिति, नरपतमल लोढ़ा समिति। ये जो 3 समितियां हैं, इन्होंने सिफारिश की कि लोकायुक्त संस्था में कुछ सुधार किए जाने चाहिए, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है लोकायुक्त का पद रिक्त है। यदि लोकायुक्त का पद, यदि लोकायुक्त का पद या तो रिक्त है या वह अनुपस्थित है या किसी कारण से वह कार्य करने में समर्थ नहीं है, ठीक है, तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपलोकायुक्त करेगा। ठीक है, यदि उपलोकायुक्त भी नहीं है तो राज्यपाल व्यवस्था करेगा। तो कौन व्यवस्था करेगा, राज्यपाल व्यवस्था करेगा। मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे, एक बार फिर समझना ध्यान से। यदि लोकपाल, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में, तो लोकायुक्त की, यदि लोकायुक्त या तो अनुपस्थित है या पद रिक्त है, या तो अनुपस्थित है या पद रिक्त है या कार्य करने में अक्षम है, ठीक है, समर्थ नहीं है कार्य करने में, तो कार्य कौन करेगा, उपलोकायुक्त। तो उपलोकायुक्त कार्य करेगा। अब यदि उपलोकायुक्त भी नहीं है, यदि उपलोकायुक्त भी नहीं है तो कार्य कौन करेगा, तो जो व्यक्ति कार्य करेगा उसकी व्यवस्था करेगा कौन, राज्यपाल। कि कौन करेगा कार्य, वो राज्यपाल आदेश जारी करेगा, निर्देश जारी करेगा कि कौन काम करेगा, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखना इस चीज को, यहां से प्रश्न आएगा। और आरपीएससी वालों ध्यान से पढ़ना इस चीज को, यहां से प्रश्न आता है। ठीक है, याद रखना कि यदि लोकायुक्त का पद रिक्त है, अनुपस्थित है या कार्य करने में वह असमर्थ है, तो उपलोकायुक्त यदि है तो वह कार्य देख लेगा। यदि उपलोकायुक्त भी नहीं है तो कार्य कौन करेगा, राज्यपाल आदेश जारी करके तय कर देगा कि कार्य राज्य का मुख्य न्यायाधीश करेगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। वापस देख लीजिए स्लाइड को। रिपोर्ट कैसे देता है, राज्यपाल को। पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। लोकायुक्त की संस्था में सुधार के लिए हरिशंकर भावड़ा समिति, वी.डी. कल्ला समिति और नरपतमल लोढ़ा समिति गठित की गई थी। ठीक है, लोकायुक्त का पद यदि रिक्त है, ठीक है, अनुपस्थित है या कार्य करने में असमर्थ है, तो उपलोकायुक्त उसके कार्यों का निर्वहन करता है। यदि उपलोकायुक्त भी पद पर नहीं है, ठीक है, तो राज्यपाल निर्देश द्वारा ये जारी करेगा अधिसूचना कि मुख्य न्यायाधीश कार्य संभाले। ठीक है, याद रखना इसको। चलते हैं उसके बाद आगे। लोकायुक्त का कार्य क्षेत्र, जो लोकायुक्त जांच करता है, ठीक है, लोकायुक्त क्या करता है, लोक सेवकों के विरुद्ध जांच करता है, के विरुद्ध जांच करता है। तो ये अपने
पद का उपयोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये भ्रष्टाचार तो नहीं फैला रहे हैं, ठीक है, तो इनके खिलाफ जो शिकायतें की जाती है, इनके विरुद्ध जो शिकायतें होती है, उनकी जांच कौन करता है, लोकायुक्त जांच करता है। तो इसका कार्य क्षेत्र अपन पढ़ रहे है ना, कोई मंत्री हो सकता है, कोई सचिव या विभाग का कोई अध्यक्ष हो सकता है, उसके खिलाफ जांच कर सकता है। किसी लोक सेवक के विरुद्ध जांच की जा सकती है। जिला परिषदों के प्रमुख एवं उप प्रमुख के खिलाफ जांच की जा सकती है। पंचायत समिति के प्रधान या उप प्रधान के खिलाफ जांच की जा सकती है, ठीक है, पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषदों के प्रमुख और उप प्रमुख, ठीक है, ठीक। अगर नगर निकाय की बात करें तो नगर पालिका, तीनों आ जाते हैं, ठीक है, नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका। नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद तीनों के सभापति या फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, तीनों के खिलाफ जांच की जाती है, ठीक है। पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, ठीक है, नगर पालिकाओं की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, राजकीय कंपनियां, कोई निगम हो, मंडल के अध्यक्ष हो, उनके खिलाफ लोकायुक्त जांच कर सकता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आता है और आरपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछती है, थोड़ा महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखना कि किस किस के विरुद्ध लोकायुक्त जांच कर सकता है, ठीक है। किसी मंत्री के विरुद्ध जांच कर सकता है। अच्छा, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच नहीं करता, मंत्री के विरुद्ध जांच कर सकता है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच नहीं होती। सचिव के खिलाफ जांच कर सकता है, लेकिन सचिवालय के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच नहीं होती। विभागाध्यक्ष के खिलाफ जांच होती है, लोक सेवक के विरुद्ध जांच होती है, लेकिन सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध जांच नहीं होती, ठीक है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के खिलाफ जांच की जा सकती है, लेकिन सरपंच, पंच, विधायक के खिलाफ जांच नहीं होती, ठीक है। नगर निगमों के महापौर और उप महापौर के खिलाफ जांच होती है। नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर परिषद के सभापति, उप सभापति के खिलाफ जांच होती है। पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष या नगर पालिकाओं की स्थायी समितियों के अध्यक्षों के खिलाफ जांच होती है। राज्य की कोई सरकारी कंपनी है, सरकारी उपक्रम है, सरकारी वित्त से चलने वाले कोई संस्थान, कोई निगम या मंडल के अध्यक्ष, उनके खिलाफ लोकायुक्त जांच कर सकता है, ठीक है। याद रखना इस स्लाइड को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कौन इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते, किसके खिलाफ लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री फ्री है, राज्यपाल फ्री है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायिक कोई व्यक्ति, कोई सेवक, महालेखागार का कार्यालय, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, सेवानिवृत्त कोई लोक सेवक, सचिवालय के कर्मचारी, विधायक, सरपंच, उप सरपंच एवं ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, इनके खिलाफ जांच नहीं होती, ठीक है। याद रखना ये क्या है, कार्य क्षेत्र से बाहर है। लोकायुक्त का कार्य क्षेत्र क्या होता है, आपने देखा था कि संपूर्ण राज्य होता है, लेकिन ये लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में नहीं आते, ठीक है। कौन कौन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट, तीन तो वैसे याद रख लो, ठीक है, तीन तो ऐसे याद रख लो आपकी, बड़े बड़े कौन है, राज्यपाल, हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री, तीन तो ये हो गए। उसके बाद में सबसे छोटा ले लो, कौन है, अच्छा इसमें एक महालेखागार और ऐड कर लो, महालेखागार कार्यालय, ठीक है। अब छोटे छोटे बजाओ, कौन है, पंच है, उसके बाद सरपंच है, पंच है, सरपंच है, ठीक है, और सरपंच के बाद क्या आता है, विधायक है, तो उसके खिलाफ भी जांच नहीं होती, ठीक है। राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश या अन्य न्यायिक व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, महालेखागार, उनके खिलाफ जांच नहीं होती। आरपीएससी, निर्वाचन आयोग, ये दो कमीशन याद रखना, आरपीएससी और निर्वाचन आयोग, इनके अध्यक्षों के खिलाफ जांच नहीं होती। सेवानिवृत्त लोक सेवक, विधायक, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्षों के खिलाफ जांच नहीं होती, क्योंकि ये लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर आते हैं, है ना, याद रखना इसको। चलते आगे, शिकायतों में जांच की प्रक्रिया, कि शिकायतों की जांच कैसे होगी, है ना, याद रखना। लोक जो शिकायत होती है लोक सेवक के विरुद्ध, उसकी जांच करता है, केवल लोक सेवक के विरुद्ध हुई जांच कोई शिकायत कोई जांच करता है। शिकायत के साथ 10 रुपए का स्टाम्प आवश्यक है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प आवश्यक है, ठीक है, यहाँ ऐड कर लेना, नॉन जुडिशियल, नॉन जुडिशियल स्टाम्प, है ना, याद रखना इसको। पांच वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती, ठीक है।
₹10 का स्टाम्प होना चाहिए, ₹10 का स्टाम्प होना चाहिए। अच्छा, मानवाधिकार आयोग पढ़ा था अपन ने, तो मानवाधिकारों के विरुद्ध जो शिकायत की जाती है वो फ्री है, निःशुल्क है, ठीक है। लेकिन सूचना आयोग के लिए भी ₹10 की फीस देना होती है शिकायत करने के लिए। आरटीआई लेने के लिए जब अपन आरटीआई लेते हैं तो ₹10 का स्टाम्प लगता है, ठीक है। और यहाँ लोकायुक्त के लिए भी ₹10 का स्टाम्प लगता है। एक बात याद रखना कि सूचना आयोग को कोई व्यक्ति शिकायत करता है या फिर मानवाधिकार आयोग को, माफ करना, तो मानवाधिकार आयोग को 1 वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं कर सकते, तो लोकायुक्त को 5 वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं कर सकते। ये दोनों याद रखना कि मानवाधिकार को 1 वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं कर सकते और लोकायुक्त को 5 वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखना इसको। तो लोकायुक्त को 5 वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती। शिकायत की जांच पड़ताल करने के लिए लोकायुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट की, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। किसको? लोकायुक्त को। लोकायुक्त के समक्ष कोई भी कार्रवाई भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 के अंतर्गत एक न्यायिक कार्रवाई होगी। भाई लोकायुक्त कोई भी जांच करता है तो लोकायुक्त के लिए वो एक न्यायिक कार्रवाई है, ठीक है। धारा 193, ठीक है, याद रखना इसको। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 193 याद रखना। लोकायुक्त सचिवालय दोषी लोक सेवक को दंड और निर्दोष को संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। सूचना आयोग पढ़ा था कल, उसमें देखा था कि सूचना आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? आपदानी जनिभ्य। क्या है? आपदानी जनिभ्य। आपदानी जनिभ्य। ये आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था इसका लोगो, है ना, अगर किसी ने देखा हो तो। तो लोकायुक्त सचिवालय दोषी लोक सेवक को दंड और निर्दोष को संरक्षण देगा, इस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, याद रखना इसको। शिकायत में जांच की प्रक्रिया वापस देख लीजिए। शिकायत केवल लोक सेवक के विरुद्ध होनी चाहिए, 5 वर्ष पुराने मामले नहीं होने चाहिए, है ना। शिकायत के लिए ₹10 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगेगा। शिकायत की जांच पड़ताल करने के लिए लोकायुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है, कि 1908 की जो सिविल कोर्ट की शक्तियां है वो प्राप्त है। लोकायुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई होगी, है ना। लोकायुक्त सचिवालय दोषी लोक सेवक को दंड और निर्दोष को संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना, इसको याद रखना। अच्छा, उसके बाद एक ये है लोकायुक्त के जो अधिनियम है उसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं है ना। अभी कुछ एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आया है, पहले प्रश्न नहीं पूछा जाता था, चाहे सूचना आयोग की धारा हो या मानवाधिकार आयोग की धारा हो या लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम की धारा हो, पहले प्रश्न नहीं आता, पर आजकल यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा है, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं है। परिभाषाएं कैसे? जैसे लोक सेवक की परिभाषा कि लोक सेवक के अंतर्गत क्या क्या आएगा। मंत्री की परिभाषा, मंत्री कौन होगा? सक्षम अधिकारी कौन होगा? सक्षम अधिकारी कौन होगा? तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं किसमें है? धारा 2 में है। धारा 2 याद रखना, परिभाषाएं है। धारा 3 में क्या है? धारा 3 में क्या है? याद रखना, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति। धारा 3 में क्या है? लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति धारा 3 में है, ठीक है, याद रखना। धारा 4 में क्या है? लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त द्वारा कोई अन्य पद धारण करना। भाई लोकायुक्त या उप लोकायुक्त कोई अन्य पद धारण करता है, ठीक है, तो उसको रोकना कि कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता, ठीक है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होता, है ना, याद रखना इसको। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति धारा 3 है। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 3 के तहत नियुक्ति की जाती है, ठीक है, याद रखना इसको। वापस देखिए एक बार, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, ठीक है, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं है ना, यहां से प्रश्न आता है आपके, ठीक है। तो धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं है। धारा 2 में परिभाषाएं है। धारा 3 में क्या है? नियुक्ति है ना, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है ना, एक समिति होती है, उसकी सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है ना, हम देख चुके हैं। धारा 4 में क्या है?
लोकायुक्त या उप लोकायुक्त द्वारा कोई अन्य पद धारण नहीं करना। भैया आप कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते यदि आप लोकायुक्त या उप लोकायुक्त बन जाते हो, ठीक है। और याद रखना ये जो लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त है पुनर्नियुक्त होने के पात्र नहीं है, पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते, है ना, याद रखना। धारा 5 में क्या है, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की पदावधि, ठीक है। तो पदावधि कितनी होती है, 5 65 होती है, ठीक है। 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, याद रखना। धारा 6 में क्या है, हटाना, ठीक है। तो ये हम डिस्कस पढ़ चुके, डिटेल से पढ़ चुके हैं कि हटाया कैसे जाएगा, ठीक है। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को हटाया कैसे जाएगा, ठीक है। तो जांच होती है, तो जांच में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। यदि जांच लोकायुक्त के खिलाफ हो, यदि जांच उप लोकायुक्त के खिलाफ है, यदि जांच उप लोकायुक्त के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सॉरी हाई कोर्ट का न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उप लोकायुक्त के खिलाफ जांच करता है और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लोकायुक्त के खिलाफ जांच करता है। जांच होती है, जांच रिपोर्ट राज्यपाल के पास जाती है, राज्यपाल उसे विधानमंडल में रखवाता है और विधानमंडल, ठीक है, हटाने के लिए कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से हटाने का जो प्रस्ताव है, वो संकल्प है, वो पारित करता है और उसके बाद राज्यपाल इन्हें पद से हटा देता है, ठीक है। याद रखना इसको, ठीक है। तो धारा 6 में क्या है, इनको हटाया जाना। उसके बाद है धारा 7। धारा 7 में क्या है, लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले, ये अपन पढ़ चुके हैं धारा 7 कि कौन से अन्वेषणीय मामले मामले हैं, कौन से मामले हैं जिनमें जांच की जा सकती है, कौन से मामले हैं जिनमें जांच की जा सकती है, ये अपन देख चुके हैं अभी, ठीक है। लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र धारा 7 में है, धारा 7 में क्या है, लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र है कि कौन लोकायुक्त के क्षेत्र में आता है, कौन नहीं आता, ठीक है, ये अपन देख चुके हैं। उसके बाद धारा 8 में क्या है, जो लोकायुक्त के क्षेत्र में नहीं आते। धारा 9 में क्या है, शिकायतों के संबंध में उपबंध है, ठीक है, कि शिकायत जो की जाती है वो 10 रुपए के स्टाम्प पर की जाएगी, केवल लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत की जाएगी, 5 साल से पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती। धारा 10 में क्या है, जांच की प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया है कि 1908 की जो सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, इसे 1908 के सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इंडियन पेनल कोड इसकी 1860 की धारा 193 के तहत न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है, न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है, न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है। धारा 12 में क्या है, रिपोर्ट है, ठीक है। तो रिपोर्ट कैसे देता है, गवर्नर को रिपोर्ट देता है, राज्यपाल को रिपोर्ट देता है, किसे रिपोर्ट देता है, राज्यपाल को रिपोर्ट देता है, याद रखना इसको। एक बार वापस देख लीजिए धाराओं को। धारा 2 में परिभाषा है, धारा 3 में है इनकी नियुक्ति, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति, धारा 4 में है कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। धारा 5 में क्या है, पदावधि या अन्य सेवा शर्तें। धारा 6 में क्या है, उन्हें हटाया जाना, ठीक है, राज्यपाल पद से हटाता है। धारा 7 में क्या है, जांच कौन से मामलों में जांच की जाएगी या फिर इसका क्षेत्राधिकार क्या है। धारा 8 में क्या है, क्षेत्राधिकार से बाहर कौन से विषय है जिन पर जांच नहीं की जा सकती। धारा 9 में क्या है, शिकायतों के उपबंध है। धारा 10 में क्या है, जांच की प्रक्रिया है और धारा 11 में क्या है, वार्षिक प्रतिवेदन है, ठीक है। याद रखना इसको, इस स्लाइड से आपको आरपीएससी के एग्जाम में तो प्रश्न देखने को मिल सकता है ना, याद रखना। चलते आगे, ठीक है। ये स्लाइड जो अब तक की सब स्लाइडों में सबसे महत्वपूर्ण है ना, यहां से पक्का प्रश्न आता है ना, याद रखना इसको। प्रथम लोकायुक्त कौन थे, आईडी दुआ। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, आईडी दुआ, ठीक है, याद रखना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। अभी तक जितने भी न्यायाधीश जो बने हैं, ठीक है, पहले तो याद रखना कि जो लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त कौन बनता है, या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होगा, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, वो कौन बनता है, लोकायुक्त बनता है ना, याद रखना। तो प्रथम जो लोकायुक्त बने थे वो आईडी दुआ थे, प्रथम जो लोकायुक्त बने थे वो कौन थे, आईडी दुआ, और आईडी दुआ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो प्रश्न वैसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो आईडी दुआ थे। अब कुछ लोग घबरा जाएंगे, कैसे घबराएंगे, प्रश्न कैसे आएगा कि राजस्थान में लोकायुक्त के पद पर
सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त होने वाले लोकायुक्त कौन रहे, या फिर कौन व्यक्ति है जो लोकायुक्त रहे राजस्थान के और वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। अब लोग सोचेंगे तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो जो पहले आईडी दुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे, इसलिए चीजें थोड़ा ज्यादा पढ़ना बेहतर होता है शॉर्ट की तुलना में, है ना। उसके बाद है डीपी गुप्ता, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। अब याद रखना ये डीपी गुप्ता है ना, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएगा कि राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे कौन व्यक्ति जो लोकायुक्त भी रहे, कौन है, डीपी गुप्ता। लेकिन याद रखना डीपी गुप्ता कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, डीपी गुप्ता कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे थे, याद रखना। और यही पूछा जाता है, कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे थे। दो व्यक्ति ऐसे जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे, ठीक है। एक आपके मिलाप चंद जैन, कौन है, मिलाप चंद जैन। तो दो नाम तो ऐसे याद रखो आप कि मिलाप चंद जैन दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। दो प्रश्न ऐसे याद रखो कि जो कार्यवाहक राज्यपाल भी रह लिए, किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह लिए और राजस्थान के लोकायुक्त भी रह लिए। दो व्यक्ति हैं, डीपी गुप्ता और मिलाप चंद जैन, डीपी गुप्ता और मिलाप चंद जैन, ठीक है। मिलाप चंद जैन दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, डीपी गुप्ता राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और दोनों ही कार्यवाहक राज्यपाल रह लिए, राजस्थान के लोकायुक्त रह लिए, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद है एमएल जोशी, एमएल जोशी पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के। ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो लोकायुक्त भी रहे, कौन, एमएल जोशी, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद है एमएल श्रीमाल, एमएल श्रीमाल, तो श्रीमाल से सिक्किम याद रखना, एमएल श्रीमाल से सिक्किम याद रखना, जो सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। एमएल श्रीमाल से सिक्किम याद रखना, जो कि सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे आपके, ठीक है, याद रखना इसको। ये याद रखना 5 नाम कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे, आईडी दुआ थे। प्रथम लोकायुक्त कौन थे, ठीक है, प्रथम लोकायुक्त कौन थे, आईडी दुआ थे, ठीक है। उसके बाद है डीपी गुप्ता, तो डीपी गुप्ता राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, डीपी गुप्ता राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। एमएल जोशी, एमएल जोशी याद रखना राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, एमएल जोशी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। एमएल श्रीमाल, तो श्रीमाल से सिक्किम याद रखना है, श्रीमाल से सिक्किम याद रखना है। एमएल श्रीमाल सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखना। उसके बाद है मिलाप चंद जैन, क्या है, कौन है, मिलाप चंद जैन, तो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, कार्यवाहक राज्यपाल रहे। तो डीपी गुप्ता और मिलाप चंद जैन, डीपी गुप्ता और मिलाप चंद जैन, ठीक है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, कार्यवाहक राज्यपाल रहे राजस्थान के, और क्या रहे थे, आपके लोकायुक्त रहे थे। तो दो नाम तो याद रखना, आईडी दुआ इसलिए याद रखना है क्योंकि पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, और आईडी दुआ है इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे, कौन, आईडी दुआ, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद में चलते हैं एकमात्र व प्रथम उप लोकायुक्त, राजस्थान में अभी तक एकमात्र उप लोकायुक्त कौन बने, केपीयू मेनन बने, कौन बने थे, केपीयू मेनन बने थे, ये याद रखना। एकमात्र व प्रथम उप लोकायुक्त, अभी तक एक ही उप लोकायुक्त बना है और वो कौन है, केपीयू मेनन है, याद रखना। केपीयू मेनन पूर्व मुख्य सचिव रहे थे, ठीक है, ये याद रखना, पूर्व मुख्य सचिव रहे थे। अच्छा, न्यूनतम कार्यकाल किसका था, बी एस दवे, न्यूनतम कार्यकाल किसका था, बी एस दवे का, ये याद रखना है। राजस्थान लोकायुक्त कार्यालय के संदर्भ में न्यूनतम कार्यकाल बी एस दवे का था, किसका था, बी एस दवे का था, याद रखना। और उसके बाद है सर्वाधिक कार्यकाल, राजस्थान में किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, वो कौन है, एस एस कोठारी, कौन है, एस एस कोठारी, ये दो नाम याद रखना। न्यूनतम कार्यकाल बी एस दवे, सर्वाधिक कार्यकाल एस एस कोठारी का रहा था, याद रखना। उसके बाद में है वर्तमान लोकायुक्त, आज की डेट में लोकायुक्त कौन है, कौन है, पी के लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है, वर्तमान कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा है, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, एस एस कोठारी का था। न्यूनतम कार्यकाल किसका है, बी एस दवे का है। वर्तमान में कौन है, पी के लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक फैक्ट याद रखना है, राजस्थान में आज तक एक ही उप लोकायुक्त बने, वो कौन है, केपीयू मेनन, कौन है, केपीयू मेनन है, याद रखना। और आरपीएस ये पूछ चुकी है, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद में जो केपीयू मेनन है वो पूर्व मुख्य सचिव भी रहे थे, कौन रहे थे, मुख्य सचिव रहे थे केपीयू मेनन, याद रखना इसको। सर्वाधिक कार्यकाल वापस देख लीजिए एक बार, एस एस कोठारी है, न्यूनतम कार्यकाल बी एस दवे है, याद रखना। प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ है, आरपीएससी पूछ चुकी है कि कौन लोकायुक्त जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे, कौन है, आईडी दुआ है, याद रखना इसको, ठीक है।
तो आज की अपनी लोकायुक्त की क्लास अपनी पूरी होती है। अपन अभी तक 4 आयोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 आयोग बचे, अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।